नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी से इस सेशन के अंतर्गत। आज हमने देखो एम्पलीफायर पढ़ लिया, ऑसिलेटर पढ़ लिया, कल क्लास हो नहीं पाई थी। आज वापस क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेशन, पीसीबी एंड आईसी। ये सारे चैप्टर के नाम में शामिल ही है, लेकिन इनमें से हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे आज के सेशन में वो करेंगे आईसी के बारे में। किसके बारे में करेंगे भाई? तो आप कहेंगे हम अध्ययन करेंगे आईसी के बारे में। आईसी के बारे में, आईसी हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे आईसी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, कई जगह इसको सर्किट की जगह चिप भी लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? आईसी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे एकीकृत परिपथ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत और सर्किट का मतलब होता है परिपथ। आईसी हम बहुत जगह काम लेते हैं। कई बार हम कहते हैं मोबाइल की आईसी खराब हो गई, रेडियो की आईसी उड़ गई, टीवी में आईसी खराब हो गई, और यहाँ कई बार जो होता है पीसीबी गड़बड़ हो जाती है। पीसीबी होने का मतलब है पीसीबी तो एक पूरा परिपथ होता है, इसके ऊपर कई सारी आईसी होती है। तो कई तो इंडिविजुअल आईसी खराब है, पूरा बोर्ड खराब हो, क्या खराब हो गया? पीसीबी। तो पीसीबी और आईसी इस प्रकार चीजें चलती है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था ना, उस कंप्यूटर का साइज था 40 फुट बाई 40 फुट का कमरा, कितना है होल 16 फुट, उतना था कंप्यूटर का साइज। उसके अंदर बैठ के कंप्यूटर का काम करते थे भाई, बहुत बड़ा 40 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा, इतना अपना घर नहीं होता, उतना बड़ा तो कमरा हुआ जिसके अंदर कंप्यूटर है, तो वो एक कमरे के बराबर है। ये इस प्रकार का गया था। अब देखो बात, फिर आई वैक्यूम ट्यूब, तो उसकी साइज क्या होगी? घट गई। फिर आया ट्रांजिस्टर, उसकी साइज और घट गई। फिर आईसी आया, लैपटॉप बन गया। यानी कि हमारे पास एक आईसी के अंतर्गत लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, इसलिए आईसी में बहुत सारा डाटा इंक्लूड होता है। आईसी में हमारे पास सर्किट्स अलग अलग तरह के बहुत सारे सर्किट्स बने होते हैं। तो आज हम इस आईसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात है आईसी किससे निर्मित होती है? तो आप कहना ये सिलिकॉन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सिलिकॉन से निर्मित है। ये हमारे पास किससे निर्मित है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास सिलिकॉन से निर्मित है। ठीक है, सिलिकॉन से निर्मित है। तो ये SiO2 है। SiO2 एक क्या है? तो आप कहेंगे SiO2 एक कुचालक होता है। SiO2 क्या होता है? कुचालक होता है। और हमारे पास इसकी तापीय सहनशीलता क्या होती है? तो तापीय सहनशीलता उच्च होती है। तापीय सहनशीलता उच्च होती है। इसकी तापीय सहनशीलता क्या है? तापीय सहनशीलता उच्च है। ठीक है, तापीय सहनशीलता उच्च है। तो तापीय सहनशीलता है कितनी? तो ये -60 डिग्री सेल्सियस है, प्लस का 200 डिग्री सेल्सियस। पहले मैं 175 लिखा था, तो ये 175 नहीं होकर कितनी है भाई? 200 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये करेक्ट डाटा है। तो 175 की जगह 200 ध्यान रखना। ठीक है, इतना ताप की सेंसिटिविटी। जर्मेनियम की सेंसिटिविटी है ही नहीं। जर्मेनियम तो 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए तो जर्मेनियम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो दो कारण है आईसी में। ठीक है, और अब देखो कि हमारे पास आईसी होती है, आपने लगाई कई जगह आईसी। आईसी यदि आपने लगाई तो इसके बहुत सारे पेड़ वगैरह हो गए। अब आईसी तो देखो धीरे धीरे कार्य करेगी, गर्म होगी, और इसकी उष्मा को अवशोषण करने के लिए इसके ऊपर एक इस प्रकार बिना संपर्क के थोड़ी सी दूरी पर एक क्या लगी जाती है? एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हीट सिंक लगाया जाता है। हीट सिंक क्या काम करता है? हीट को सोखता है। और किससे बना होता है भाई? एल्यूमिनियम से निर्मित है। एल्यूमिनियम से निर्मित है। ये क्या करेगा? जैसे आईसी ज्यादा गर्म होगी, उस आईसी की उष्मा को ये एल्यूमिनियम वाला ले लेगा। तो आईसी ज्यादा ताप तक कार्य कर सकती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होगी इसकी उष्मा किसी और ने ले ली, तो ये खुद तो ज्यादा गर्म रही नहीं। इसलिए तो आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। तो आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, पावर कंजप्शन, उष्मा खपत हमारे पास क्या होती है इसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे इसमें पावर कंजप्शन यानी उष्मा खपत हमारे पास आईसी के अंतर्गत कम होती है, इसलिए भी काम लेते हैं। इसमें पावर खपत कम होती है, पावर कंजप्शन कम होती है, यानी पावर खपत क्या होती है? इसमें कम होती है। ठीक है, और आईसी है, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं यह है तीव्र गति से संचालित होती है। यह तीव्र गति से संचालित होती है। कौन सी गति से संचालित होती है भाई? तो आप कहेंगे तीव्र गति से संचालित होती है। चलो ठीक है, आईसी कौन कौन सी प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, पहला है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। पहला हमारे पास कौन सा? वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है जो वोल्टेज को नियत रखेगा, उसे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसा 78XX, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्लस वोल्टेज की आईसी है, माइनस की आईसी नहीं है। कौन सी है भाई? प्लस के वोल्टेज की आईसी है, तो पॉजिटिव आईसी है। जैसे आप कहेंगे सर 7805, इसका मतलब प्लस का 0.5 वोल्ट है। ठीक है, 7812, तो यह प्लस का 12 वोल्ट है। ठीक है, प्लस का 12 वोल्ट है। ओके, ठीक बात। अगला है हमारे पास 79XX। ठीक है, 79XX। ठीक है, 79XX है, ये हमारे पास जो नेगेटिव आईसी कहलाती है। ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई? नेगेटिव आईसी कहलाती है। ठीक है, 79XX। ठीक है, तो ये हमारे पास 7905 है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? माइनस का 0.5 वोल्ट। 7912 क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे माइनस का 12 वोल्ट। ये हमारे पास है प्लस और माइनस की आईसी का मेथड।
ठीक बात है। चलो, जो हमारे पास ये प्लस वाली आईसी है, इस आईसी के बारे में देखते हैं। तो एक आईसी में पिन कितनी होती है? तो आप कहेंगे एक आईसी में पिन होती है 3। कितनी पिन होती है? 3 पिन होती है। मामला क्लियर है? 1, 2 और 3। ये एक हमारे पास पहली, ये दूसरी पिन, और ये कौन सी पिन है? तीसरी पिन। अब पहली पिन हमारे पास क्या करती है, दूसरी क्या करती है, तीसरी क्या करती है? जो पहली पिन है ना, ये तो हमारे पास होती है इनपुट की। क्या होती है भाई? इनपुट की। इनपुट हमारे पास मैक्सिमम कहां तक दे सकते हैं? 35 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो प्लस का कितना वोल्ट तक दे सकते हैं? 35 वोल्ट तक। ठीक है। दूसरी जो पिन होती है ना, वो होती है हमारे पास ग्राउंड की। ठीक है ना। तीसरी पिन होती है, वो होती है आउटपुट की। तीसरी पिन हमारे पास किसकी होती है? आउटपुट की। और आउटपुट सदैव किस में आएगा भाई? प्लस में आएगा। आउटपुट सदैव हमारे पास किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। एक मिनट में। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है नेगेटिव वाला आईसी। ठीक है। इसमें हमारे 1, 2, 3, ये आईसी 78XX के लिए है, ये आईसी 79XX के लिए, यानी नेगेटिवली। इसमें भी पहली पिन, दूसरी पिन और तीसरी पिन। लेकिन इसमें ग्राउंड कौन सा है? पहले ग्राउंड है। पहली पिन हमारे पास क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे ग्राउंड है। और हमारे पास जो दूसरी पिन है वो इनपुट है। तीसरी हमारे पास वैसे आउटपुट है। तीसरी हमारे पास क्या है? आउटपुट है। लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या होती है भाई? तो यहाँ आउटपुट आएगा नेगेटिव, और ये इनपुट है माइनस का 35 वोल्ट तक है। ठीक बात। यहां तक हमारे पास आ गया प्लस का और माइनस का दोनों का। ठीक है। एक और बात है इंपॉर्टेंट, जो है जीनर डायोड। जो हमारे पास कौन सा डायोड है? तो आप कहेंगे जीनर डायोड है। जीनर डायोड यही वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, यही वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। जीनर डायोड किसके रूप में कार्य करता है? तो आप कहेंगे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हमारे पास कार्य करता है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आईसी के बारे में हमने बात कर ली कि वोल्टेज रेगुलेशन आईसी हमारे पास कौन सी है। ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद आईसी जनरेशन भी कई बार पूछ लेते हैं कि आईसी जनरेशन के बारे में बताओ। तो आईसी जनरेशन के बारे में भी ध्यान से देख लो भाई। आईसी जनरेशन, ठीक है। आईसी जनरेशन हमारे पास एचएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई चार होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, एक होता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन है परंतु स्केल हमारे पास छोटी है। ठीक है। एमएसआई क्या होती है? तो ये होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। एलएसआई क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। और वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? जिसमें गेट की संख्या होती है 10 से कम। गेट की संख्या 10 से कम क्या हुई? गेट की संख्या। तो गेट की संख्या है जो 10 से हमारे पास क्या होगी? कम होगी। ठीक है। 10 से 100 के बीच में हमारे पास किस में आएगा? तो आप कहेंगे एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में। 100 से 1000 के बीच में किस में आएगा? तो आप कहेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद 1000 से अधिक जो होगा वो वीएलएसआई होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पूछा है सर सवाल कैसे पूछा जाता है? और सवाल सीधे ऐसे पूछे जाते हैं। एसएसआई में गेट कितना होता है? 10 से कम होता है। एमएसआई में 10 से 100 के बीच होते हैं। एलएसआई में 100 से 1000 के बीच होते हैं। और वीएलएसआई में 1000 से भी अधिक होते हैं। ये हमारे पास होते हैं आईसी जनरेशन अलग अलग, जिसमें गेट की संख्या। ये आपको नोट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगला जो मैं आपको लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा कोड। अब कोड है जो आपको याद किए बिना कोई तरीका नहीं है। मैंने भी याद किया है, आपको भी याद करना है। टफ लगो चाहे आसान लगो, याद करने का कोई मेथड नहीं है। तो अब हम देखते हैं लॉजिक गेट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है जी। चलो, लॉजिक गेट ये कहता है हमारे पास आईसी 7400। आईसी 7400 है, वो कौन से गेट की होती है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास नैंड गेट होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा गेट आता है? नैंड गेट आता है। ठीक है। आईसी 7402 ये गेट कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ये गेट हमारे पास नोर गेट होता है। ठीक है। आईसी 7404 ये हमारे पास कौन सा गेट होता है? ये नोड गेट होता है। आईसी 7408 ये कौन सा गेट होता है? ये एंड गेट होता है। आईसी 7432 ये कौन सा गेट है? ये और गेट होता है। ये और गेट होता है। ठीक है। और एक हमारे पास एक्सओर गेट के बारे में लिख दो। आईसी 7486 है, ये कौन सा गेट है? एक्सओर गेट है। तो गेट के बारे में समझ जाते तो ये आईसी होती कंप्लीट। इसके अलावा ये हमारे पास है ना एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, उसकी भी आईसी यही होती है जो नैंड गेट वाली है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी आईसी 7400 ही है। आईसी 7400 ही काम लेते हैं। एसआर, जेके, टी, डी फ्लिप फ्लॉप अलग अलग प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है। एसआर के बाद में आता है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर तो होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, और ये हमारे पास जेके होता है। जेके वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, और ये हमारे पास आईसी होता है 7476 है। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी का मतलब डिले करना होता है, बाकी इनपुट आउटपुट सेम ही होता है, तो 7474 यही रह जाएगी। ऐसा तो मैंने आपको जो ओपेम पढ़ाया था तब मैंने ओपेम की भी आईसी बताई थी। बताओ क्या बताई थी ओपेम की आईसी? तो आपके ओपेम की आईसी बताई थी 741 बताई थी। बताई नहीं बताई? ओपेम की भी आईसी मैंने बताई थी। इसी प्रकार एक हमारे पास आईसी पूछ लेते हैं कई बार टाइमर की। टाइमर सर्किट की आईसी क्या है? तो आईसी 555 है। 555 नाम क्यों दिया गया है? 5 ओम के 3 प्रतिरोध होने के कारण 555 आईसी कहते हैं। तो ये हमारे पास आईसी का लॉजिक गेट्स के अंतर्गत भी रूल्स है। याद करने का कोई तरीका नहीं है। आईसी 7400 नैंड गेट है, 7402 नोर गेट है, 7404 नोर गेट है, 7408 एंड गेट है, 7432 और गेट है, 7486 एक्सओर गेट है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में आईसी 7400, जेके है 7476, 7474 हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, 741 हो गया ओपीएम, टाइमर हो गया ये मामला। अब एक जो और ज्यादा पूछा जाता है डायोड की आईसी। क्या पूछा जाता है? डायोड की आईसी। तो अब डायोड की आईसी को भी ध्यान से देख लो। डायोड की आईसी जब पूछी जाती है तब आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ती है, उसी के हिसाब से आप इसका आंसर देते हैं। जैसे आपको ये पूछ लिया कि BZ148 ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, बताइए ये किस चीज की आईसी है? ये नाम लिखा हुआ इसी पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है? बी आया सबसे पहला, यानी प्रथम अक्षर है।
और ये जो प्रथम अक्षर होता है ना, ये हमारे पास किसको बताता है? तो आप कहेंगे सर प्रथम अक्षर बताएगा पदार्थ को। तो ए जो होगा तब हमारे पास क्या होगा भाई? सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा। बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे ए होगा जर्मेनियम, ठीक है। बी हमारे पास क्या होगा? तो बी हमारे पास होगा सिलिकॉन। बी हमारे पास क्या होगा? सिलिकॉन होगा, ठीक है। सी हमारे पास एक और कौन सा होता है भाई? गैलियम आर्सेनिक। और जो लास्ट में यदि हमारे पास आर लिख दिया जाए तो ये कैडमियम सल्फेट हो जाता है। ये प्रथम अक्षर है। और ये जो द्वितीय अक्षर है ये भी आप ध्यान से देख लो। द्वितीय अक्षर, द्वितीय अक्षर में क्या होता है? जेड होता है जो तो होता है जिंगर डायोड का। जेड किसका होता है? जिंगर डायोड का। वाई होता है ना, वो वाई होता है रेक्टिफायर का। वाई किसका होता है? रेक्टिफायर का। और जेड होता है जिंगर डायोड का। वाई होता है रेक्टिफायर का। हाँ। हाँ, क्लियर। तो ये हमारे पास होता है जिंगर डायोड के बारे में पूरी चीजें, ठीक है जी। तो पूछे अब ये डायोड हमारे पास किस चीज का है? तो आप कहना कि ये हमारे पास बी का मतलब तो सिलिकॉन तो हो गया और जेड का मतलब जिंगर है, सिलिकॉन जिंगर डायोड हो गया। क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे सिलिकॉन जिंगर डायोड हो गया, ठीक है। अगला हमारे पास आता है BZ148। पहला क्या आता है? BZ148। BZ148 क्या हो जाएगा? तो सर ये तो लीजिए ना, BZ148 तो BY127 कर दो, फिर BY127 ये कर दो। ये बी का मतलब तो सिलिकॉन ही और वाई का मतलब रेक्टिफायर। सिलिकॉन रेक्टिफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे पास आया था कोई कंपनी का, अलग अलग कंपनी के नाम पर आधारित होता है, DR25 है। तो DR25 है ना, ये हमारे पास जर्मेनियम डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है भाई? ये हमारे पास जर्मेनियम डायोड होता है, DR25, ठीक है। OA79 हमारे पास कौन सा है? क्या पूछा भाई? OA79। OA79 है हमारे पास सिग्नल डायोड। कौन सा डायोड कहलाता है? सिग्नल डायोड है। ये हमारे पास सिग्नल डायोड कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिग्नल डायोड है, ये इसके बारे में ये देख लो कि वन जो हमारे पास है ये किसी सिग्नलिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए काम में लिया जाता है। एक हमारे पास होता है 1N4001। ऐसे 1N का मतलब तो हो गया सिंगल जंक्शन है। तो हमारे पास ये कह रहा है PN जंक्शन है डायोड, जिसमें जंक्शन कितना है? एक है। PN जंक्शन है, जंक्शन कितना? एक है। अब ये नाम तो याद रखना पड़ेगा, गाड़ी का नंबर याद नहीं रखना पड़ता क्या? वैसे ये है। तो आईसी है, आईसी को आपको ऐसे देखना है, पूरा याद रखना है, समझना है। कल की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पीसीबी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीआर और डीएसओ के बारे में, फिर ये भाग जो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए पीसीबी के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। क्या है पीसीबी का अड़ंगा, क्या है पीसीबी का पूरा मामला, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी क्या होता है? तो आप कहेंगे साहब पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो हमारे पास क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो हमारे पास कहलाता है पीसीबी। आपने देखा कहीं पीसीबी? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी देखा है। तो कहाँ देखा भाई? तो कहा सर हमने पीसीबी जो देखा है वो देखा है रेडियो के अंदर। जब रेडियो को खोला, टीवी को खोला, एसी में जो पैनल लगा होता है, मोबाइल के अंदर होता है, वो हमारे पास पीसीबी होता है इस प्रकार का, जिस पर बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे हमारे पास कैपेसिटर, आईसी, ट्रांजिस्टर वगैरह जुड़े होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी जो होता है इसके अंतर्गत दो मुख्य भाग है। मुख्य भाग कितने इसमें? दो है, ठीक है। कौन सा है? एक तो इसमें दो मुख्य भागों में से निर्मित कैसे होगा? निर्मित करना है तो आप कहेंगे एक तो हमारे पास इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन यानी विद्युत रोधी। विद्युत रोधी तो ये क्या होगी? पूरी प्लेट होगी। इंसुलेशन विद्युत रोधी क्या होगी? प्लेट होगी। तो प्लेट हमारे पास इंसुलेशन या विद्युत रोधी होगी, या प्लेट की परत है। लेकिन इस प्लेट के ऊपर जो सर्किट बनेगा वो हमारे पास होगा कंडक्टर। ये क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे प्लेट पर तांबे की चालक पट्टी होगी। प्लेट पर क्या होगी भाई? तांबे की चालक पट्टी लगाएंगे, जिसे हमारे पास इस प्रकार से कोई सर्किट बना दिया जाएगा। ये ऐसे सर्किट बन गया। ये जंपर वायर की सहायता से जैसा भी सर्किट आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग ये सर्किट बना देगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ लगा दी आईसी, लगा दी यहाँ लगा दी आपने कोई रजिस्टर लगा दिया, कैप्सूल लगा दी, इस प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पीसीबी। बात ठीक है। ये हमारे पास करता है कि आप सीधे भी तो जोड़ सकते थे, सीधे जोड़ेंगे तो सभी तारों का जाल बिखरेगा। तारों का जाल बहुत ज्यादा होगा तो जटिल हो जाएगा। तो परिपथ की जटिलता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। ये कहाँ काम लेते हैं भाई? तो आप कहेंगे परिपथ की जटिलता को कम करने के लिए। परिपथ की जटिलता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर परिपथ की जटिलता को कम करने के लिए हम पीसीबी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास परिपथ की जटिलता को क्या करेगा? तो आप कहेंगे परिपथ की जटिलता को कम करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर शॉर्ट सर्किट का खतरा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होगा। इससे हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होगा। और इसको आसानी से स्थापित भी कर सकते हैं। आसानी से स्थापित करने की अलग अलग विधियां हैं हमारे पास। हॉरिजॉन्टल माउंटिंग है कि वर्टिकल माउंटिंग है, कैसी माउंटिंग है, उस हिसाब से हम स्थापित कर देते हैं, ठीक है जी। चलो, तो हमारे पास है पीसीबी। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी यानी क्या कहलाता है भाई? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। निर्मित हमारे पास किससे होगा भाई? इंसुलेशन यानी विद्युत रोधी से और कंडक्टर से, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है? परिपथ की जटिलता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। शॉर्ट सर्किट का खतरा इसमें कम होगा और इसको हम आसानी से स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। बात क्लियर होगी? चलो जी, अगला हमारे पास है पीसीबी के अंतर्गत कौन से घटक लगते हैं। इन घटक के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारे पास हम बात करते हैं अवयव की। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अवयव। अब अवयव है, अवयव को तो हम कहते हैं एलिमेंट, लेकिन इसको अन्य नाम कहीं पर हम घटक भी बोल देते हैं। और घटक क्या हो जाता है? कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है। तो ये अब अवयव के आधार पर ही वर्गीकरण हो रहा है पूरा का पूरा मामला कि अवयव हमारे पास कौन से प्रकार के होते हैं।
अवयव के आधार पर क्या होगा, इसका वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो अवयव के आधार पर यानी एलिमेंट के आधार पर इसके अवयव जो लगेंगे ऊपर, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। और इन वर्गीकरण में सबसे पहला जो आएगा वो है सक्रिय अवयव। सक्रिय अवयव मतलब है एक्टिव एलिमेंट। सक्रिय अवयव हमारे पास कौन सा होता है भाई, तो आप कहेंगे गुरुजी ये होता है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट के बारे में मैं आपने बता चुका हूं पहले। एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है या जिसमें एम्प्लीफिकेशन परिवर्तन का गुण हो, तो वो सभी हमारे पास सक्रिय अवयव कहलाते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, एसीआर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सब के सब एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट हम किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे हमारे पास वह अवयव जिसमें परिवर्तन का गुण हो, वह अवयव जिसमें परिवर्तन का गुण हो, तो वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, तो आप कहेंगे वह अवयव जिसमें परिवर्तन का गुण हो वो हमारे पास कहलाएंगे एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर भी बता सकता हूं मैं। एग्जांपल के तौर पर है एसीआर, ट्राइक, डाइक, डायोड, रेक्टिफायर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं भाई, तो आप कहेंगे ये सब हमारे पास सक्रिय है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी या एफईटी, ये सब सक्रिय है। दूसरा जो अवयव है वो है हमारे पास निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव, निष्क्रिय अवयव हमारे पास कौन सा कहलाता है, तो आप कहेंगे निष्क्रिय अवयव हमारे पास कहलाता है पैसिव एलिमेंट। अगला अवयव हमारे पास कौन सा है, निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव हमारे पास कौन सा होता है, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट कौन सा होता है, जिसमें परिवर्तन का गुण नहीं हो। जैसे आर, एल व सी तीनों निष्क्रिय हैं, लेकिन हम उपयोग में आर व सी का उपयोग क्या, आर व सी का उपयोग अधिक किया जाता है, उपयोग अधिक किया जाता है। इंडक्टर का उपयोग ज्यादातर हम नहीं करते हैं पीसीबी के अंदर। इंडक्टर की साइज है ना बड़ी होती है, कुंडली बनाते हैं तो साइज बड़ी होती है, इसलिए हम इंडक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका आकार क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर इसका आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और किसका प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, तो आर व सी का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। ठीक है, अब ये दो तो सक्रिय और निष्क्रिय अवयव सीधे सीधे लगा दिए, अब इसके अलावा भी लगाया जाएगा। जैसे इसके अलावा हम अगला लगाएंगे जंपर वायर। हम क्या लगाएंगे, जंपर वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी ये जंपर वायर का मामला है कैसे, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे कोई तार है वो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे तार को उधर गुजारना है, क्रॉस करना है। दूसरे तार को यदि हमें क्रॉस करवाना है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, जंपर वायर लगा, मतलब जंपर लगाना पड़ेगा। जैसे आपने ये वाला कलर है भी नहीं इसमें, अच्छा, ये हमने एक वायर लगाया ऊपर, और ये वायर लगा के फिर हमने वापस इधर से दूसरे वायर को क्या करा दिया, क्रॉस कर दिया। अब ये आपस में शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, जंपर वायर या स्ट्रिप। तो जंपर वायर यहाँ क्या काम ले लो, तो आप कहेंगे जंपर वायर ले लो, यहाँ ले लो आप, इसमें स्ट्रिप काम है। यहाँ क्या ले लो, स्ट्रिप, जंपर वायर या स्ट्रिप। तार को क्रॉस होने से बचाना, तार को क्रॉस होने से बचाना है, इसके लिए जंपर वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है, चलो जी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हमारे पास एक होता है, हमारे पास आईसी होल्डर। क्या होता है, आईसी होल्डर। आईसी होल्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे आईसी को होल्ड करेगा। आप कहोगे सर आईसी सीधा नहीं लगा सकता, मैं कहूंगा ना सीधी नहीं लगा सकता। सीधी लगा दी तो उसका एक लेग खराब हो गया तो पूरी निकाल के मुझे ना सारी जो है वापस से सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। यदि मैंने आईसी होल्डर लगा दिया है तो होल्डर है ना शॉर्ट सर्किट होल्डर है जो सोल्डरिंग किया हुआ पीसीबी पर लगा हुआ है, इसके अंदर जो है आईसी को क्या किया जाता है, केवल फिट किया जाता है। जैसे पता चला आईसी खराब हुई, इस आईसी को निकाला, उसकी जगह दूसरे आईसी को शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास होता है आईसी होल्डर। ये हमारे पास क्या करेगा, आईसी को खराब होने पर आसानी से बदलने में सहायक है। आईसी खराब होने पर आसानी से बदलने में सहायक। ठीक है, यानी आईसी को होल्ड करता है, आईसी को क्या करता है, होल्ड करता है। और जो आईसी को होल्ड करेगा वो हमारे पास होगा आईसी होल्डर। ये भी बात ठीक है। अगला हमारे पास होता है कि जो हमारे पास जो तारों को जोड़ता है, तारों का संयोजन करता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टर। ठीक है, तो अगला हमारे पास होता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या करेगा, तार का संयोजन। ये हमारे पास है कनेक्टर जो है वो हमारे पास क्या करेगा, तारों का संयोजन करेगा। ठीक है, अगला हमारे पास है प्लेटेड थ्रू होल। अगला क्या है, प्लेटेड थ्रू होल। होल के अंदर प्लेटिंग से लेप रहता है, प्लेटेड थ्रू होल। होल के अंदर चालक रिंग लगाती है, होल के अंदर प्लेट होती है, तो आप कहेंगे होल में चालक रिंग। ये हमारे पास क्या करेगा, प्लेटेड थ्रू होल कहलाएगा। बात क्लियर। तो अवयव हमारे पास क्या है, एक सक्रिय अवयव दूसरा निष्क्रिय अवयव है। इसके अलावा आपने देख लिया जंपर वायर के बारे में, आईसी होल्डर के बारे में, कनेक्टर के बारे में, प्लेटेड थ्रू होल के बारे में। ये सभी हमारे पास आईसी के क्या है, तो आप कहेंगे सभी हमारे पास आईसी के पीसीबी के ऊपर लगने वाले घटक अवयव हैं। ये सभी हमारे पास पीसीबी के ऊपर लगे हुए घटक अवयव हैं। ठीक है,
ठीक है। अगला है पीसीबी के लाभ। पहला लाभ लिखेंगे कॉम्पैक्ट एवं सुव्यवस्थित डिजाइन। कॉम्पैक्ट एवं सुव्यवस्थित डिजाइन। ठीक है। दूसरा है विश्वसनीयता ज्यादा है, कि भाई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, एवं स्थायित्व है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। अगला हम कह सकते हैं इसमें कम लागत है। ठीक है। अगला हमारे पास है आसान मरम्मत एवं रख रखाव। अगला आसान मरम्मत एवं रख रखाव है, और कनेक्शन है जो भी क्या है स्थायी है। ठीक है। जांच भी इसके आराम से कर सकते हो कि क्या भाग गड़बड़ है, क्या भाग गड़बड़ नहीं। ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है माउंटिंग। इसके अंदर हमारे पास जो माउंटिंग होती है ना, वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली हमारे पास कहेंगे एक तो होता है क्षैतिज माउंटिंग। ठीक है। दूसरी हमारे पास है ऊर्ध्वाधर माउंटिंग। ठीक है। एक क्षैतिज माउंटिंग, दूसरी ऊर्ध्वाधर माउंटिंग। क्षैतिज माउंटिंग हमारे पास क्या होगी, तो आप कहेंगे ये हमारे पास कोई घटक है, जैसे मान लो पीसीबी है मेरे पास बड़ी सारी बनी हुई, इसके अंतर्गत कोई डायोड जोड़ा, तो मैंने डायोड को ऐसे ही स्थापित करने दिया। ठीक है। ऊर्ध्वाधर माउंटिंग होती है, उसमें ये है हमारे पास सर्किट, उसमें आपने सर्किट जोड़ा, कम जगह घेरता है, तो ऊर्ध्वाधर माउंटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास माउंटिंग दो अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, कि चाहे क्षैतिज करो चाहे ऊर्ध्वाधर। ये कम स्थान होता है ना, तो कम स्थान पर जो होता है, कम स्थान होता है तो ऊर्ध्वाधर माउंटिंग ज्यादातर की जाती है। ठीक बात है। अब हमारे पास आता है जो पीसीबी होता है, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, क्या देखना है भाई, तो आप कहेंगे हमें देखना है पीसीबी का वर्गीकरण। हमें क्या देखना है, हमें देखना पीसीबी का वर्गीकरण। ठीक है। तो पीसीबी का वर्गीकरण किसके आधार पर है, तो आप कहेंगे परत के आधार पर। हमारे पास अलग अलग प्रकार की परत होती है, उसके आधार पर वर्गीकरण है। सबसे पहला है जो हमारे पास क्या कहलाता है, एकल परत। हमारे पास क्या है, एकल परत। ठीक है। एकल परिपथ में, परत में भी क्या है, परिपथ जो है एकल परत में, वो हमारे पास कैसा होगा भाई, तो परिपथ हमारे पास होगा एक तरफ, परिपथ एक तरफ होगा, और घटक होगा दूसरी तरफ। जो घटक है वो घटक एक तरफ, जो दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्थापित होंगे। सॉरी, सर्किट है, परिपथ एक तरफ, उसी पर घटक स्थापित, उसी पर घटक स्थापित। ठीक है। और इसमें लिख देते हैं दूसरी तरफ सोल्डरिंग है, दूसरी तरफ है अवयव जो निकले ना, उसके लेग निकली है, अवयव की सोल्डरिंग है। अवयव की क्या है भाई, तो आप कहेंगे अवयव की सोल्डरिंग है दूसरी तरफ। ठीक बात है। अगला परत है हमारे पास एकल परत के बाद में द्विपरत। ठीक है। इस द्विपरत में पूछा जाए कि परिपथ कितने प्रकार के हैं, परिपथ कितने प्रकार के हैं, तो वो कहेगा परिपथ हमारे पास द्विपरत में दोनों तरफ ही होता है, और हमारे पास दोनों तरफ परिपथ घटक भी क्या होगा, दोनों तरफ, तो घटक भी दोनों तरफ, ये द्विपरत है। इसी प्रकार दो से अधिक परत होती है, इसे बहुपरत कहते हैं। दो से अधिक परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपरत कहते हैं। जिस तरफ घटक लगे होते हैं उस तरफ हम क्या कहते हैं, घटक साइड। जो सर्किट यानी सर्किट बनेगा, सर्किट बना हुआ यानी परिपथ बना हुआ है, उधर क्या लगेगा, घटक। जिस तरफ घटक लगे होते हैं, जिस तरफ घटक लगे होते हैं उसे घटक साइड कहते हैं। जिस तरफ घटक लगे होते हैं उसे घटक साइड कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास एकल परत, ये है द्विपरत, दो से अधिक परत, ये हमारे पास है बहुपरत। जो जिस तरफ घटक लगे होते हैं उस साइड को हम क्या कहते हैं, तो आप जिस तरफ घटक लगे होते हैं उस साइड को हम घटक साइड कहते हैं। ठीक है मामला। अगला है हमारे पास पीसीबी की निर्माण विधि। पीसीबी को निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है, तो बताइए भाई पीसीबी की निर्माण विधि कैसी है। उजाला क्यों नहीं किया उधर? उजाला
पीसीबी की निर्माण विधि। पूछे पीसीबी की निर्माण विधि क्या क्या है। पहली होती है हमारे पास एकल परत। ठीक है, ये प्रिंट तथा पिच है जो डाई तथा कट का प्रयोग करती है। एकल परत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रिंट तथा पिच पर। प्रिंट तथा पिच पर। यह डाई तथा कट के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ इसे क्या कहते हैं? डाई तथा कट। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास है द्विपरत है। ठीक है, द्विपरत हमारे पास क्या है? प्लेटेड थ्रू होल है। और दूसरा प्रकार होता है नॉन प्लेटेड थ्रू होल। ये आपको सीधा सीधा याद करना, कोई पूछ भी ले तो। प्लेटेड थ्रू होल और नॉन प्लेटेड थ्रू होल। ठीक है, और जो बहुपरत है नॉन प्लेटेड थ्रू होल है, सॉरी प्लेटेड थ्रू होल होती है। ये हमारे पास होता है अलग अलग प्रकार की पीसीबी। ठीक है जी, चलो। अब इसके बाद में हमारे पास पीसीबी वैसे तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन पीसीबी के अंतर्गत एक दो चीजें और है कि कौन से पदार्थ के आधार पर इसे बनी हुई है, वो हम देख लेते हैं। पीसीबी का वर्गीकरण। पीसीबी का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो हम पदार्थ के आधार पर कर रहे हैं। पीसीबी वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? पदार्थ के आधार पर। ठीक है, कौन से पदार्थ है? पहला हमारे पास है नम्य पदार्थ और दूसरा होता है दृढ़ पदार्थ। एक नम्य पदार्थ है, दूसरा दृढ़ पदार्थ है। ठीक है, नम्य जो पदार्थ है यह है पॉलीमर एवं पॉलिस्टर से निर्मित होती है, वो नम्य पदार्थ कहलाता है। और इसमें आधार की मोटाई बहुत कम होती है, 0.1 mm होती है। ये नम्य पदार्थ होता है। जो दृढ़ पदार्थ होता है इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। ये प्लेट दृढ़ पदार्थ से निर्मित होती है। यह प्लेट दृढ़ पदार्थ से निर्मित होती है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि इसमें हमारे पास दृढ़ प्रकार में जो पद्धति तकनीक काम में ली जाती है तो वो है प्लेटेड थ्रू होल। प्लेटेड थ्रू होल, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे तकनीक जिसका प्रयोग किया जाता है वो प्लेटेड थ्रू होल है, उस तकनीक का प्रयोग हमारे पास इसमें किया जाता है। तो हमारे पास एक है नम्य पदार्थ और दूसरा हमारे पास कौन सा पदार्थ है भाई? तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास है दृढ़ पदार्थ। ठीक बात है। अगला हमारे पास है जांचने की विधियां। अगला हमारे पास क्या है? पीसीबी को जांचने की विधियां। पहली विधि जो होती है वो हमारे पास कहलाती है बेयर बोर्ड परीक्षण। तो निरंतरता जांचने के लिए काम में ली जाती है, कंटिन्यूटी टेस्टिंग करने के लिए काम में ली जाती है बेयर बोर्ड परीक्षण। पहली कौन सी होती है? बेयर बोर्ड परीक्षण। ये हमारे पास क्या काम करती है? निरंतरता जांचने के लिए। निरंतरता जांचने के लिए हम कौन से काम लेते हैं? तो आप कहेंगे बेयर बोर्ड परीक्षण। ठीक है, एक होता है इन सर्किट परीक्षण। इन सर्किट इन सर्किट परीक्षण। ठीक है, इन सर्किट परीक्षण होता है वो अवयव की जांच के लिए काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? ये अवयव की जांच में काम में लिया जाता है, इसे हम कहते हैं इन सर्किट परीक्षण। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है वह है फंक्शनल टेस्टिंग। यह फंक्शनल टेस्टिंग जो संपूर्ण जांच में काम में ली जाती है, संपूर्ण जांच में काम ली जाती है। तो एक है बेयर बोर्ड परीक्षण, दूसरी है इन सर्किट परीक्षण, तीसरी है फंक्शनल टेस्टिंग। ये हमारे पास निरंतर जांचने के लिए, अवयव की जांच करने के लिए और संपूर्ण जांच के लिए काम में ली जाती है। और ये हमारे पास अलग अलग जांचने की विधियां है। क्या है? अलग अलग जांचने की विधियां है। ठीक है जी, तो चलो इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से आप समझना। मिलते हैं हम